बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 5 अगस्त और दिन है मंगल का। 3 खबरें आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा जी। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि 5 अगस्त की तहरीक को लेकर इमरान खान साहब का बड़ा प्लान कामयाब हो गया है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा जी। समझा ये जा रहा था कि लोग नहीं निकलेंगे, सख्तियां इस कदर बढ़ा दी गई, इवन के रात गए भी लोगों के घरों पर छापे मारे गए। और जुल्म फस्तायत का अलम यह है कि एडवांस में ही जो एफआईआर थी वो दर्ज हो गई, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब का प्लान कामयाब हुआ है। ये प्लान इमरान खान साहब का क्या था जो कि मुक्तदरा गुजरा, लेट समझ आई, इस पर कुछ तफसीलात आपको बताऊंगा जी। दूसरी खबर 27वीं तरमीम को लेकर है जी। 27वीं तरमीम कब पेश की जाएगी और इस 27वीं तरमीम में क्या क्या होगा, क्या क्या जो अमेंडमेंट्स हैं वो की जाएंगी, इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और तीसरे नंबर पर जी, पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि पार्लियामेंट जो है इससे ताले लगे हैं। पार्लियामेंट को ताले क्यों लगाए गए, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और आपको बताऊंगा कि जर्नेलों का जो कंट्रोल है वो आहिस्ता आहिस्ता इदारों में मजीद बढ़ता जा रहा है। ये क्या खबर है जी, इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ शेयर करनी है। पहली खबर तो ले इमरान खान साहब का जो आज एहतजाज का इमरान खान साहब ने ऐलान किया हुआ था, और 5 अगस्त जो तहरीक इमरान खान साहब ने आज शुरू करनी थी, इमरान खान साहब का जो प्लान था जी वो कामयाब हुआ। और बड़ी कामयाबी के साथ जो लोग थे वो निकले, उनको रोका गया लेकिन उसके बावजूद भी लोग निकले। नंबर 1, पीटीआई ने ये स्ट्रेटजी तब्दील की थी कि एक जगह पर इकट्ठा नहीं होना, पूरे मुल्क में रैलियां निकालनी है। क्योंकि वो जब एक जगह इकट्ठे होते थे तो क्या होता था कि आप पूरे मुल्क की जो पुलिस है वो लाकर डी चौक जो है वो खड़ा कर देते थे, और 26 नवंबर और उससे पहले के जो एहतजाज थे वो भी हमारे सामने हैं। तो इस मरतबा ये किया गया जी कि पूरे मुल्क में रैलियां निकली, और केपी में एक बड़ा जो स्वाबी में जलसा है जी वो किया गया। तो बहरहाल जी इसका अल्टीमेट जो इम्पैक्ट था वो ये निकला कि छापे ज़रूर पड़े, गिरफ्तारियां ज़रूर हुई, लेकिन पूरे मुल्क में कंट्रोल करना वो मुमकिन नहीं है। आपके पास इतनी फोर्स नहीं है, ज़ाहिर सी बात है, फोर्स चंद हज़ारों पर ही मुश्तमिल होती है, या लाख आप कर लें, कितने एक वो होंगे, तो पूरे मुल्क में करोड़ों की आबादी है। तो पूरे मुल्क से जब रैलियां निकली हैं तो वो पॉसिबल नहीं था कि आप जगह जगह पर रैलियों को जो है वो रोके। इसकी वजह से ये हुआ है कि एक कामयाब रैली और कामयाब जो एक तहरीक का आगाज़ इमरान खान साहब ने किया, और इमरान खान साहब का जो हकीकी आज़ादी का मैसेज था जो इमरान खान साहब पहुंचाना चाहते थे इस आवाम के बच्चों को ख़ास तौर पर और उजागर करने के लिए, वो इमरान खान साहब का पैगाम पहुंच गया है। आज हमने डी चौक में उन बच्चों की फुटेजेस भी देख ली जो कि 10-10, 12-12 साल के बच्चे थे, और उनको लाया गया था आज कश्मीर डे की मुनासबत से 5 अगस्त को। लेकिन उनसे जब इंटरव्यूज़ लिए गए, उनसे जब बात की गई, तो उन्होंने ये कहा जी कि आज जो 5 अगस्त का दिन है वो हमें ये नहीं पता कि कश्मीर डे के हवाले से या नहीं, लेकिन 5 अगस्त को इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हुई थी, आज उनको 2 साल हो गए हैं, और इमरान खान साहब को रिहा किया जाए। तो ये वो हकीकी आज़ादी का नज़रिया है, ये वो पैगाम है जो इमरान खान साहब, ये वो इनकलाब है जो इमरान खान साहब लाना चाहते थे, और इमरान खान साहब इसमें कामयाब हो गए हैं। खान साहब बिल्कुल जेल में हैं, लेकिन 3 नस्लों तक इमरान खान साहब का ये जो पैगाम है, जो नज़रिया है, ये ज़िंदा रहेगा। और 3 नस्लों तक इस वक्त जो ताकतवर है, जो मुक़तदर है, वो 3 नस्लों तक ज़िंदा नहीं रहेंगे, लेकिन इमरान खान का जो नज़रिया वो ज़िंदा रहेगा। 3 नस्लों के बाद भी शायद ये चलता रहे, क्योंकि अगर 3 नस्लों तक ज़िंदा रहेगा तो वो नस्लें फिर इसको आगे भी पहुँचाएंगी। तो एक तो ये खबर आप देख लें जी कि इमरान खान साहब की जो एहतजाजी तहरीक थी वो कामयाब रही। दूसरे नंबर पर जी आपसे जो खबर शेयर करनी है वो है कि जर्नेल जो हैं उनका कंट्रोल आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद इदारों में भी बढ़ता जा रहा है। वो कैसे जी, ये खबर पहले आप सुनिए जी। 2 जो तैनातियाँ हैं जी वो की गई हैं शहबाज शरीफ की जानिब से, यानी कि उनकी मंजूरी शहबाज शरीफ से ही हुई है। कैसे जी, वफाकी हुकूमत का सर्विंग मेजर जनरल के ओहदे के अफसर को एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला तैनात करने का फैसला। तो मेजर जनरल के ऑफिसर हैं जी, ये अब दाखिला में भी आ रहे हैं, और सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला तैनात करने का फैसला किया गया है। और ये सर्विंग मेजर जनरल है। पहले तो ये होता था कि रिटायर हो जाते थे, फिर उसके बाद ओहदे जो है वो दोबारा से इदारों के सरबराहान जो है वो लगा दिया जाता था। तो अब ये हो रहा है कि जो सर्विंग मेजर जनरल है जी, उन्हें एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला तैनात करने का जो फैसला है वो किया गया है। इसी तरह से एक और तैनाती भी हुई है, और
चेयरमैन वापटा नए आए हैं, वो भी रिटायर्ड जनरल जो हैं उन्हें चेयरमैन वापटा तैनात कर दिया गया है। तो मज़ीद जो कंट्रोल है जी और जो तैनातियां हैं जी वो हो रही हैं। और एक रिपोर्ट आपके साथ मैंने शेयर करनी थी कि 169 सिविलियन इदारों में 450 सर्विंग और रिटायर्ड फौजी अफसरान ने नौकरियां हासिल की। कुल 1700 से ज़ायद फौजी और मिलिट्री ऑफिशल्स को सिविल इदारों में नौकरियां मिली हैं। जिन इदारों में ये खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं इनमें एरा, पीटीए, पब्लिक सर्विस कमीशन, वापडा, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ वगैरह शामिल हैं। तो ये एक रिपोर्ट है जी, एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है जो कि जर्नलिस्ट हैं जाहिद गशकोरी साहब, इनकी जानिब से ब्रेक की गई है। ये कहते हैं कि 1700 से ज़ायद फौजी अफसरान हैं जी और मिलिट्री ऑफिशल्स हैं जो कि सिविल इदारों में उनको नौकरियां मिली हैं। और 169 कुल ये सिविलियन इदारे हैं और बड़े बड़े इदारों में एरा देख लें, पीटीए देख लें, पब्लिक सर्विस कमीशन देख लें, वापटा देख लें, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ देख लें, इनमें इनकी जो तैनातियाँ हैं जी वो की गई हैं। वो बड़े मज़े की किसी ने एक बात की थी कि अगर शहबाज शरीफ का बस चले तो शहबाज शरीफ अपनी कुर्सी के लिए भी बतौर वज़ीर-ए-आज़म भी किसी जनरल को ही वो नामज़द कर दें कि वही जो है वो वज़ीर-ए-आज़म की जो कुर्सी है वो भी वही संभालें। तो ये जी मामलात इस वक्त चल रहे हैं। वैसे इस वक्त कंट्रोल किसका है वो भी सबको मालूम है। आज मज़ीद कुछ तैनातियाँ हो गई हैं तो इससे भी क्या फ़र्क पड़ता है। जो अवाम है, गरीब अवाम जो कि बेरोज़गार है, जो मतलब है कि कुछ खबरें ये भी चल रही थी कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अब तुलबा दाखिला लेना उन्होंने कम कर दिया है। जिस तरह से धड़ाधड़ दाखिले लिए जा रहे थे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, लोग मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में दाखिले ले रहे थे, तो उन्होंने दाखिला लेना अब कम कर दिया है। और इस कमी की सबसे बड़ी जो वजह है वो यही है कि उन डिग्रीज़ का उनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। मुल्क में बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है। अगर आपने जो है वो टैक्सी चलानी है, ऊबर क्रीम चलानी है, आपने जो है वो कोई रेडी लगानी है या आपने छोटी मोटी कोई नौकरी करनी, तो यूनिवर्सिटीज़ जाने की आपको फिर ज़रूरत ही नहीं है। जो आपने कॉलेज की डिग्री ली है उसी की बुनियाद के ऊपर वो आपको नौकरी मिल जाएगी। यूनिवर्सिटीज़ जाके इतने लाखों रुपए खर्च करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। हाँ ये है कि जिन लोगों के पास कोई पैसा था, जिनके पास कुछ जायदादें वगैरह थी, उन्होंने बेच कर अपने बच्चों को जो है वो बैरून मुल्क भिजवा दिया, तो वहाँ पर वो अगर अपनी सेटिंग कर ले तो ठीक है। अदरवाइज़ यहाँ की सूरत हाल ये है कि अब बच्चों ने यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो दाखिला लेना है वो भी कम कर दिया है। तो ये जी इस नाअहल टोले ने, इस चुंतखिब रजीम ने इस मुल्क का जो हाल है जी वो कर दिया है। महंगाई और बेरोज़गारी जो है वो अपनी जगह पर, लेकिन ये एक और शोबा है जी जिसमें इनकी जो नाअहली है वो साबित हो रही है। अगली खबर जो आपके साथ शेयर करनी है वो है 27वीं तरमीम के हवाले से। 27वीं तरमीम होने जा रही है और इस 27वीं तरमीम में क्या क्या होगा, इस हवाले से पहली मरतबा कुछ जो होशरुबा इंकशाफात हैं वो सामने आए हैं। पहला तो ये जी कि हबीब अकरम साहब ने कहा जी कि हुकूमत बड़ी वारदात डालने जा रही है। 27वीं तरमीम लाएगी जिसमें जजिस की उम्र में इजाफा किया जाएगा। तय किया जा रहा है कि 27वीं तरमीम कुछ अरसे बाद लाई जाएगी ताकि कुछ जजिस जिनसे मौजूदा निज़ाम खुश नहीं है वो रिटायर हो जाएं। ये तो हबीब अकरम साहब ने खबर दी। अब मोहम्मद मालिक साहब ने भी इसी 27वीं तरमीम के ऊपर ये जो खबर है जी वो दी है। जो 27वीं तरमीम है हबीब अकरम साहब का कहना है कि कुछ डिले से आएगी और मोहम्मद मालिक साहब कहते हैं जी कि ये जो 27वीं तरमीम है ये दिसंबर में आएगी। दिसंबर में क्यों आएगी? क्योंकि नवंबर में बार्स के इलेक्शन है। बार्स के इलेक्शन एक मरतबा हो जाए और नवंबर में ही तोसी वाला मामला भी है। ये दोनों मामले एक मरतबा क्लियर हो जाएं, फिर उसके बाद जो 27वीं तरमीम है वो आएगी। 27वीं तरमीम में क्या होगा? अदलिया जो कि ऑलरेडी कंट्रोल की जा चुकी, इसको मजीद कंट्रोल कर लिया जाएगा कि अगले 50 साल तक जो है वो ये हिल नहीं पाएंगे। कैसे जी? एक तो ये किया जाएगा जी कि जो जजिस ट्रांसफ़र हैं इसमें एक ये तरमीम होगी जी। फिर जजिस की उम्र जो है वो बढ़ाई जा रही है और फिर उसके बाद पार्लियामेंट की जो मुद्दत है वो सोची जा रही है कि 6 साल की जाए। फिर इसी तरह से निगरान हुकूमत ख़त्म की जाए, यानी कि 5 साल तो जो टर्म होती है हुकूमत की या 5.5 साल वो रखें और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट ईयर होगा वो क्या किया जाएगा जी कि इलेक्शन करवाए जाएंगे और जो मौजूदा हुकूमत होगी वही जो इलेक्शन है वो करवाएगी और इस तरह से उनकी जो टर्म है वो 6 साल हो जाएगी। अच्छा, फिर इसके अलावा मादनियात के लिए नेशनल पॉलिसी बनाई जाएगी, यानी कि अभी मादनियात निकालने के लिए तो आपके पास कोई जो है वो फैसला कुन इख्तियारात तो नहीं है, वो तो सूबों के पास है और केपी का मामला इसीलिए फंसा हुआ है, बिल भी वहाँ से पास नहीं हुआ। तो जब ये इख्तियार वफाक को मिल जाएगा तो फिर उसके बाद क्या होगा जी, मादनियात जो हैं
वो फिर उसके लिए अपनी कोई जो पॉलिसी है वो बनाई जाएगी, उसके मुताबिक की जो मदनियात हैं वो निकाली जाएंगी। और फिर जी सूबों के जो इख्तियारात हैं वो मज़ीद कम कर दिए जाएंगे। और सूबों के इख्तियारात कम करने का मतलब ये है कि 18वीं तरमीम में तो ये किया गया था कि सूबों को बाख्तियार बनाया गया था, अब जो इख्तियारात हैं वो वापस वफाक को दिए जाएंगे। और फिर उसके बाद सदर वाला मामला भी आपके सामने है, जिसमें सुहेल वड़ाइश साहब भी इंकशाफ कर चुके हैं जी कि फील्ड मार्शल साहब को ये कहा जा रहा है जी कि आप जो है वो सदर मुमलिकत का जो ओहदा है जी वो भी संभाल लें, ये उनको जो ऑफ़र है जी वो की जा रही है। तो बहरहाल ये एक नई प्लानिंग है जी जो कि हुकूमत के सामने आई है 27वीं तरमीम को लेकर। दूसरी तरफ जी आज पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि पार्लियामेंट को ताले लग गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो आज की एहतजाज की कॉल या तहरीक की कॉल 5 अगस्त की मुनासबत से थी, इमरान खान साहब को 2 साल मुकम्मल चुके हो गए हैं। तो इस वजह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs और MPs जो थे उन्होंने पहुंचना था अडयाला जेल के बाहर एहतजाज करना था। बहुत सारे कारकुनान वहाँ पर पहुंचे भी, इमरान खान साहब की फैमिली, महमूद चकज़ई वगैरह वहाँ पर पहुंचे, लेकिन बहुत सारे PTI के जो MNAs थे वो पार्लियामेंट के अंदर ही महसूर हो गए। यानी कि जब वो पार्लियामेंट से निकले ना तो आगे पार्लियामेंट के हर तरफ से जो दरवाजे थे वो बंद थे और वो दरवाजे नहीं खोलने दिए जा रहे थे। तो जिसकी वजह से PTI के जो MNAs थे वो फिर कुछ MNAs, सारे नहीं, कुछ MNAs जिन्होंने निकलना था वो तो निकल गए, वो तो आगे चले गए, लेकिन जिन्होंने नहीं निकलना था तो उन्होंने जी वीडियो वगैरह बनवा ली कि देखें जी ये जो ताले हैं जी पार्लियामेंट को लगा दिए गए, हम तो अंदर ही महसूर होकर रह गए हैं, ताकि बाद में फिर कोई बहाना पेश किया जा सके जी देखें जी इन्होंने तो ये हमारे साथ जो है वो किया है। तो बहरहाल जी पार्लियामेंट को भी ताले लग रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs को नाअहल करने का सिलसिला भी जारी है। एक तो सजाएं देकर नाअहल किया जा रहा था और इलेक्शन कमीशन, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का इंतजार किए बगैर नाअहल करके इलेक्शन शेड्यूल जो है वो जारी कर रहा है। तो दूसरी तरफ एक और तरीका भी ढूंढा गया PTI के लोगों को नाअहल करने का। वो क्या है जी, PTI MNA शेख वकास अकरम को डिसीट करने की कार्रवाई शुरू। मुस्लिम लीग नून की सईदा नौशीन इफ्तिखार ने शेख वकास अकरम की रुकनीत ख़त्म करने की जो तहरीक है वो कौमी असम्बली में पेश कर दी है। क्यों पेश की है जी, क्योंकि ये तकरीबन मेरे ख्याल से कोई 40 के 60 दिन ये मुसलसल गैर हाजिर रहे हैं कौमी असम्बली इजलास से, वो शिरकत नहीं करते, 40 हैं या 60 हैं। तो अगर कोई रेगुलर उसमें कौमी असम्बली इजलास में शिरकत ना करे तो उसके अगेंस्ट अगर आप जो है वो तहरीक ले आए तो उनकी रुकनीत जो है वो ख़त्म कर दी जाती है और वो नाअहल हो जाते हैं। तो इस तरह से जी शेख वकास अकरम को भी नाअहल करने की तैयारियां हैं। और ये आ क्यों नहीं रहे, क्योंकि PTI वालों के तो जो वारंट है जी वो निकले हुए हैं, उनको तो 10-10 साल की जो सज़ाएँ हैं वो हुई हुई हैं। तो ये कैसे जो है वो फिर निकलें, तो ये छुपते ही जो है वो इस वक्त फिरेंगे। जो कुछ पार्लियामेंट में आ सकते हैं उनको तो सज़ाएँ नहीं हुई और उनका तो हाल ये है कि एहतजाज की कॉल पर वो आकर बाहर कहते हैं जी कि पार्लियामेंट में तो अब ताले लग गए, हम तो जा ही नहीं सकते। हालांकि जिन्होंने जाना था वो चले भी गए हैं। अदालतों से जी एक बड़ी खबर है, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने बड़े इंपॉर्टेंट जो रिमार्क्स हैं जी वो दिए हैं और पूरी अदलिया को जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने यहाँ पर चार्जशीट जो है वो कर दिया है। पहले उनके रिमार्क्स सुनिए वो क्या कहते हैं। कहते हैं जी कि अदालतें करप्शन का हिस्सा हैं, हमारा कौन सा जज करप्ट है अच्छे तरीके से जानता हूँ, इनका बस नहीं चलता, नहीं तो ये रिश्वत को कानूनी तौर पर लागू कर दें। ये जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने पटवारियों की खाली नशिस्तों पर भर्तियों से मुतलिक दरख्वास्त पर समाअत के दौरान जो रिमार्क्स हैं जी वो दिए हैं। ये कहते हैं जी कि अदालतें करप्शन का हिस्सा हैं, अदालतों में भी करप्शन होती है। ये एक जज हैं, ये सीनियर 3 जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के और इन्होंने चीफ जस्टिस बनना था, इसी वजह से इनको चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया गया कि ये जो है वो फिर ज़रा असूलों के ऊपर, कानून के ऊपर और अपने हल्फ के ऊपर जो है वो डटे हुए हैं। और ये सीनियर जज ये कहते हैं जी कि अदालतें करप्शन का हिस्सा हैं, यहाँ पर भी करप्शन होती है। हमारा कौन सा जज करप्ट है ये भी हमें मालूम है, अच्छे से जानते हैं कि कौन कौन से जो जजेस हैं वो करप्ट है, यानी कि जजेस भी जो पैसे हैं वो फिर लेते हैं और केसेस के जो फैसले हैं वो इस तरह सुनाते हैं। जजों के करप्ट होने का मतलब फिर यही हुआ ना, क्योंकि जज का काम किया इंसाफ से फैसले सुनाना। तो जब आप इंसाफ से फैसले ना सुनाएं, पैसे पकड़कर एक पार्टी को फेवर दे दें, उसके हक में फैसला सुना दें, तो ये क्या एक करप्शन है। तो कौन कौन सी जज करप्ट हैं ये भी अच्छे तरीके से जानता हूँ। तो एक गवाही तो उन्होंने दे दी जी कि जजेस जो हैं वो करप्ट है। इमरान खान साहब के केसेस में क्या हुआ, इसके बाद किसी के कहने की ज़रूरत तो ये नहीं है कि जजिस करप्ट है, सबको मालूम है जी कि अदालती सिस्टम क्या है, लेकिन स्टिल जी जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की गवाही भी अब आप इंक्लूड कर दें। मजीद वो कहते हैं जी कि इनका तो बस नहीं चलता, नहीं तो ये रिश्वत को भी जो कानूनी तौर पर है वो लागू कर दें कि पैसे दें और अपना जो काम है वो करवाएं। तो ये जी जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी है जी जिन्होंने ठान लिया है कि डट के खड़ा रहना है, पीछे नहीं हटना और एक्सपोज करना है जो भी इनको मौका मिलेगा अपने एक जो है वो दायरे के अंदर रहते हुए। राय का सार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।